तो दोस्तों आज हम एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और दूसरा है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, तो उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। अभी ये हम लोगों को मालूम है कि जो सन है उससे कई सारे रेज आते हैं जो हमारे विश्व वायुमंडल में आती है। तो उसमें से एक है आपका मतलब जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट कौन सी लेयर करती है, वो है हमारे ओजोन लेयर। तो ओजोन की जो परत है वो जो सन की जो सूर्य से आई हुई निकली हुई जो हार्मफुल जो क्षतिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको प्रोटेक्ट करती है और हमारे एटमॉस्फेयर में आने नहीं देती है। डेट लेयर नाउ इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जो हमारे जो कई सारे हमारे जो ये है केमिकल्स होते हैं, जो स्प्रेज होती है या जो हम क्लीनर्स होते हैं या हमारे जो सैंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की भरी मात्रा में यूज़ होती है। तो उससे क्या होती है, ये ओजोन लेयर में जाके उस पे छेद कर देती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये मेन आपका शत्रु है आपका ओजोन लेयर का। तो ओजोन लेयर को डिप्लीशन के लिए मेन जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, वो क्लोरोफॉर्म इज रेस्पॉन्सिबल। यूज एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल स्प्रे कैंस। जो स्प्रे कैंस है हम लोगों को मालूम है, कुछ हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनर्स या डिसइंफेक्टेंट या उसकी तरह, या फ्लूइड इन रेफ्रिजरेटर्स। और रेफ्रिजरेटर्स में जो भी फ्लूइड यूज़ होता है उसमें भी CFC यूज़ किया जाता है। एंड एयर कंडीशनर्स, आजकल तो मालूम है हम शहरों में एयर कंडीशन की इतनी ज़्यादा बड़ी एयर कंडीशन की यूजेस, ACs की यूजेस, एंड फॉर अदर इंडस्ट्रियल पर्पज, और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। तो एज एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन्स। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारा जो सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन्स है, जो जेट्स है, उससे भी निकलती है। तो ये भी हमारे ओजोन लेयर के लिए क्षतिकारक है। Ozone may also be destroyed by gases which are released from nitrogen fertilizer is extensively used and when nuclear bombs are exploded। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन उसकी क्षति पहुंचाने के और भी कारण है, जैसे कि जो गैसेस रिलीज होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन खाद निर्माण जो प्लांट है फर्टिलाइजर, उससे भी होती है। और न्यूक्लियर बॉम्ब से भी जब वो उसको छोड़ा जाता है, वो एक्सप्लोड होती है, तब भी ओजोन लेयर की भारी मात्रा पे क्षति होती है। जर्मन साइंटिस्ट वे द फर्स्ट टू नोटिस ओजोन होल्स इन द एंटार्क्टिका एटमॉस्फेयर। और जो पहले बार जो जिन वैज्ञानिकों ने ये ओजोन लेयर की जो छेद देखा था, उसको आविष्कार किया था, खोज निकाला था, तो वो फर्स्ट उन्होंने नोटिस किया था इन दैट एंटार्क्टिका एटमॉस्फेयर। जो हमारे एंटार्क्टिक के एटमॉस्फेयर में देखा गया था, और ये जर्मन साइंटिस्ट ने पहली बार देखा था। The British scientists in the mid-1980s discovered that the whole over the South Pole was growing each year, and in 1985 it was about the size equal to the area of the USA। और 1980 के दशक में जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये खोज किया था कि जो साउथ पोल, द दक्षिणी मेरू है, साउथ पोल की जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, वहाँ पे वो जो ओजोन होल है, जो छेद है, वो बढ़ती जा रही है। और 1985 के अंत तक ये मतलब यूएस जो यूएस की साइज़ ऑफ यूएस है, अमेरिका की देश की साइज़ की तरह वो बड़ा हो गया था। तो इससे हम जान सकते हैं जो ओजोन लेयर है वो कितना, ओजोन डिप्लीशन कितना हो रहा है, और ओजोन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उससे, इसकी क्षति से, जो केमिकल्स है उससे जो ओजोन लेयर की कितनी क्षति हो रही है। और यूएसए के इतना बड़ा एक देश है, उसके समान के आकार का एक होल बना हुआ है हमारे ओजोन लेयर पे। तो ये जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है कितना भयानक रूप में आ रही है। और ये अभी का ये स्टैटिस्टिक नहीं है, 1985 का स्टैटिस्टिक्स है। वर्तमान के अगर हम 2022 के जो स्टैटिस्टिक देखें, तो उससे ये होल और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो ओजोन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और जो ओजोन डिप्लीशन ये कितना भयानक रूप से हमारे एनवायरनमेंट में क्षति कर रही है, इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसका दुष्परिणाम क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी करेंगे। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉजेज द वार्मिंग ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट। देखिए, ये जो पृथ्वी की जो तापमान है, औसत तापमान है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका एक मुख्य कारण है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होती है, जो रिलीज़ होती है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो कि फॉसिलाइजेशन से होती है। फॉसिलाइजेशन एक प्रोसेस है
जिससे कि आपका पुराने जो पेड़ पौधे जो पेड़ थे वो फिर मतलब मिट्टी के अंदर जाने के बाद उनका फॉसिलाइजेशन होती है। तो या जो इंसान या जानवरों की जो शव है उसका भी फॉसिलाइजेशन होती है। उसके नतीजे से जो कोल ट्रांसफॉर्मेशन होती है या ऑयल या नेचुरल गैस, इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो इसकी बर्निंग से हमें एक CO2 एमिशन होती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परिणाम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कोल ऑयल या नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल्स है, ये इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की ही नतीजे से आपका जो औसत तापमान है पृथ्वी की वो बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट एग्री डेट CO2 हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और वैज्ञानिकों का ये मानना है जो औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोपीय देशों में, उसके बाद से जो CO2 एमिशन है वो वातावरण में और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो उद्योग कारखाना कल कारखाना है, ये इंडस्ट्रीज़ है, वो मुख्यतः आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे मात्रा में छोड़ती है। बाय व्हाट 15 to 25%। देखिए 1800 और सन 1800 और 1980 के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी जो वातावरण में, वो 15 से 25% तक बढ़ गई है। तो इससे हम लोग यह आंकड़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है और वातावरण कितना प्रदूषित हो गया है। दिस इंक्रीज विल कॉज ए वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो पृथ्वी की जो तापमान है वो बढ़ जाएगी, और इसी को कहा जाता है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम लोगों ने जान लिया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर अलाउज सनलाइट टू रीच द अर्थ बट ट्रैप्स सम ऑफ द अर्थ हीट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रेडिएटिंग बैक इनटू स्पेस। अभी ये सवाल हो सकता है दोस्तों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज से टेम्परेचर, पृथ्वी की टेम्परेचर कैसे बढ़ जाती है। देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो गैस है, जो कि पृथ्वी की सतह तक जो सूर्य की किरणें हैं उसको पहुंचने देती है, द सनलाइट टू रीच द अर्थ। और लेकिन इसका एक कुप्रभाव भी है, आपका दुष्कार्य भी है। क्या होता है, वो जो पृथ्वी की जो तापमान है उसको स्पेस में, अंतरिक्ष में फिर से उभरने नहीं देती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अर्थ में ही ट्रैप करके फंसा के रख देती है। और इससे क्या होती है, जो अगर तापमान, अगर जो उष्णता है उसको वो अगर बाहर फिर से स्पेस में नहीं जाएगी वापस लौट के, तो पृथ्वी का तापमान तो बढ़ना ही है। तो यही कारण है जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से पृथ्वी की तापमान बढ़ते जा रही है, और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अभी आगे देखते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट डबलिंग ऑफ द CO2 लेवल एंटिसिपेटिंग इन द मिडिल ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी कुड लीड टू एन एवरेज ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अबाउट 5 डिग्रीज। और ये भी आंकड़ा लगाया गया है, ये भी अनुमान किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल मात्रा अगर डबल हो जाती है, 15 to 25% से 50% तक हो जाती है, तो इस दशक के बीचों बीच आपका जो एवरेज ग्लोबल वार्मिंग है, वो आपका जो पृथ्वी की जो तापमान है वो करीब करीब 5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगी। तो ये अगर सेंटीग्रेड में कितना होगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 डिग्री से हम लोग, कोई कह सकता है कि 5 डिग्री बढ़ गया तो क्या हो गया, ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है, लेकिन मतलब इतना तो बड़ा आंकड़ा, बड़ा फिगर नहीं है जो तापमान बढ़ गया 5 डिग्री। लेकिन इससे क्या हो सकता है, इट विल बी अ सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक चेंज। तो तापमान या वातावरण की में सिग्निफिकेंट बहुत मतलब परिमाण से मतलब बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आ सकता है, इतना डिग्री आपका तापमान चेंज होने से। There would be major changes in the amount of rainfall and its location, with some areas getting more rainfall than at present and some less। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ मतलब जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो वृष्टि की, जो बारिश की जो अमाउंट है वो, और उसकी लोकेशन है, उसमें काफ़ी सारा तब्दीली आएगी। कुछ जगह में तो अतिवृष्टि होगा और कुछ जगह में आपका बारिश बहुत ही कम गिरेगा। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे आपका बारिश ज़्यादा गिर रहा है वहाँ उस जगह तो बेनिफिटेड होंगे, और जिस जगह में बारिश कम गिर रहा है वो तो मरुभूमि की तरह, या उसमें काफ़ी नुकसान होगा लोगों को, मतलब अपना अनाज उगाने में या कुछ भी आपका जो पानी नहीं होगा तो बहुत नुकसान होता है। तो वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट आर अनेबल टू प्रेडिक्ट रिलायबली व्हिच एरियाज वुड बी हर्ट एंड व्हिच वुड गेन। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी भी मतलब पूरे सटीक रूप से ये अनुमान नहीं लगा पाए कि कौन सा एरिया ये तापमान बढ़ने की वजह से फ़ायदेमंद होगा या नुकसान में होगा, जहाँ कहाँ पे बारिश ज़्यादा गिरेगी या कहाँ पे बारिश कम गिरेगा। तो इसका अभी तक सटीक अनुमान वैज्ञानिकों ने नहीं लगा पाए। बट देयर इज स्पेकुलेशन दैट सेंट्रल एंड वेस्टर्न USA वुड बी सीरियसली हार्म्ड बाय द क्लाइमेटिक चेंजेस। लेकिन ये आंकड़ा उन्होंने ये लगाया कि जो मध्य भाग के और जो आपका पश्चिमी भाग का, जो आपका US के सेंट्रल और वेस्टर्न पश्चिमी भाग में आपका ज़बरदस्त क्षति होने वाला है क्लाइमेटिक
चेंजेस की वजह से, क्योंकि ये आपका सेंट्रल और वेस्टर्न यूएसए आपका समुद्र, सेंट्रल एशिया में आपका मरुभूमि की तरह होगा अगर बारिश कम होगा, और वेस्टर्न यूएसए में ये तो आपका मतलब समुद्र के पास है, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो सकते हैं। इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका वुड हैव बेटर क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर देन दे हैव नाउ। और इससे जो भारत या मिडिल ईस्ट मध्य पूर्वीय जो देश है जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ या सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, वो लाभान्वित होंगे, मतलब ये क्लाइमेटिक चेंज से पूरे बेटर क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादा वृष्टि हो सकती है भारत जैसे उपमहादेश में या खाड़ी के देशों में या अफ्रीका के कुछ अंश में। तो या ये तो अमेरिका या सेंट्रल वेस्टर्न यूएसए में, अमेरिका में आपका ये नुकसान पहुँचाएगी ये क्लाइमेटिक चेंज, वैज्ञानिकों ने ये आंकड़ा लगाया। और उसके विपरीत में भारत, खाड़ी के देश और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में ये क्लाइमेटिक चेंज से अधिक आपका कृषि उत्पाद होगा, ये अनुमान भी लगाए हैं। और दूसरा जो इफेक्ट होगा, अनदर पॉसिबल इफेक्ट इज दैट द लेवल ऑफ द सीज माइट राइज बाय एज मच 15-25 फीट। जो आपका क्या होगा, पृथ्वी की तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो सुमेरु और कुमेरु जो आपका पोल्स है, नॉर्थ पोल्स, एंटार्क्टिक और आर्कटिक जो रीजन्स है, वहाँ पे उसकी जो बर्फ़ है वो पिघल जाएंगे। और बर्फ़ पिघलने से ये लाजमी है कि जो आपका समुद्र में पानी का मात्रा बढ़ जाएगा, समुद्र में, ओशंस में, उससे क्या होगा, जो एवरेज जो सीज़ का लेवल है वो आपका 15 से 25 फीट तक आपका बढ़ सकता है, ऊंचा हो सकता है। उससे क्या होगा, आपका इतना अगर हाइट में अगर समुद्र का अगर लेवल अगर ऊंचा हो गया, तो हम लोग ये आंकड़ा लगा सकते हैं कितने सारे जो द्वीप पुंज हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो सब सभी आपके समुद्र के नीचे आ जाएंगे। ये भी एक आंकड़ा लगाया जा सकता है, ये भी अनुमान किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। इधर वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्स, और पश्चिमी अगर एंटार्क्टिक के अगर जो आइस की बर्फ़ की जो परत है वो अगर गल गई, तो ये इफेक्ट हो सकती है, ये आंकड़ा लगाया है वैज्ञानिकों ने। सच राइजिंग ऑफ वाटर लेवल कुड लीड टू द इवैक्यूएशन ऑफ मेनी कोस्टल सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। और इससे क्या हो सकता है, जैसे कई जो कोस्टल सिटीज़ और समुद्री तट में जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उसमें से लोगों को दूसरी जगह में जाना पड़ सकता है। जब बड़े बड़े जो समुद्री तट के सिटीज़ है, जैसे कि आपका न्यूयॉर्क हो गया या मुंबई हो गया, उस तरह के जो भी चेन्नई हो गए, तो उस तरह की जो सिटीज़ है वो उनके लोग आपका दूसरी जगह में उनको ले जाना पड़ सकता है या उनको जाना पड़ सकता है। तो इतना त्रासदी या मानव संकट हो सकती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से या जो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे उसके परिणाम से। तो दोस्तों ये था हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पे कुछ डिस्कशंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये हमारे एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं ये दो टॉपिक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों द वाटर पोल्यूशन, जो आपका पानी का जो प्रदूषण है उसको, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोल्यूशन या प्रदूषण में गिरती है, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।